हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख चैप्टर का नाम है। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाला है जरा एक बार ये हम बात कर ले। मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में वो पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में, मुद्रा क्या है, और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं कि साख क्या होता है, साख के कितने प्रकार है, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि जिस मुद्रा का प्रयोग हम आजकल कर रहे हैं उस मुद्रा का विकास के चरण क्या थे, और साथ ही साथ जो साख है, साख यानी कि ऋण, वो ऋण क्या है और ऋण हमको किस प्रकार से मिलता है और क्या क्या देखा जाता है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं, साख पत्र क्या होता है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारे बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है और यहाँ पर हमने लिखा है कि मुद्रा के कार्य को लिखो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रख लो, मुद्रा के बारे में सब लोगों को पता है। मुद्रा क्या है? विनिमय का साधन है। विनिमय का अर्थ होता है खरीद और बिक्री, यानी कुछ भी खरीदने जाएंगे, कुछ भी बेचने जाएंगे तो वहां पर मुद्रा क्या करता है? हमको सहायता करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं जो हम खरीद बिक्री करते हैं उसको आसान बनाता है मुद्रा। तो मुद्रा का क्या कार्य है हमको ये देखना है, यहाँ से मुद्रा के क्या कार्य है। तो मुद्रा के कार्य में बात करेंगे, यहाँ पर देखो दिया हुआ है मुद्रा का कार्य उत्पादन होता है। उत्पादन का क्या मतलब होता है? यहाँ से उत्पादन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाना या नई वस्तु का सृजन करना। ठीक है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और उन वस्तुओं को बनाने में जो है ना जो सहायता करता है वो कौन करता है? मुद्रा करता है। ठीक है, मुद्रा को देकर के हम वस्तुओं को आसान, जो कच्चा माल है वो खरीद सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, मान लो हमको शर्ट बनाना है ना, जो शर्ट पहने हुए हैं वो शर्ट बनाना है तो हमको कपड़ा खरीदना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेगा? मुद्रा हमारे काम को आसान कर देगा। हम मुद्रा के बदले में कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी जरूरत इस शर्ट के उत्पादन में होगा, जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, मुद्रा देकर के हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे कि मुद्रा नहीं था तो किस तरीके से विनिमय का बात होता था, विनिमय किस प्रकार से किया जाता था, ये हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहला तो होता है मुद्रा का कार्य में उत्पादन में सहायता करता है। दूसरा है उपभोग में भी सहायता करता है। उपभोग का अर्थ है, उपभोग का मतलब है कि वस्तु को हम खरीदे और खरीद करके हमने उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो मुद्रा क्या करता है? उपभोग में भी सहायता करता है। हमको अगर बाजार से किसी जरूरत की वस्तु को खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास जरूरी है किसी ना किसी रूप में मुद्रा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है विनिमय और वितरण। दो बात है, विनिमय का मतलब होता है दोनों को जोड़ दे तो खरीद बिक्री को विनिमय बोला जाता है, और साथ ही साथ वितरण, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में और मार्केट में फैलाने में भी क्या करता है? मुद्रा हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं हम मुद्रा का कार्य है जो है मुख्य रूप से है उत्पादन, विनिमय, वितरण। ठीक है, तो ये सारे कार्य मुद्रा के हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ये किसका कथन है? ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मार्शल का कथन है। अगर ऑप्शन में रहे मार्शल तो उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड नंबर, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ट्रेस कोट का। इसको भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, और यही सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, विनिमय क्या होता है? ठीक है, विनिमय को समझने वाले हैं। विनिमय क्या होता है? जब वस्तु को खरीद बिक्री करते हैं तो उसको हम विनिमय बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की हमको जरूरत है, कोलगेट चाहिए, मार्केट जाएंगे वहां से उसको खरीद के लाएंगे, तो ये भी विनिमय का एक प्रकार है। साथ ही साथ किसी वस्तु को जब हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो भी विनिमय का एक साधन होता है। तो विनिमय का मतलब होता है वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु की खरीद बिक्री। तीसरा नंबर हो गया क्वेश्चन समाप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? अब हमको यहाँ विनिमय समझ में आ गया। विनिमय होता है वस्तुओं की खरीद और बिक्री। कुछ भी वस्तु में कुछ भी हो उसको अगर खरीद बिक्री करते हैं तो वो विनिमय कहलाएगा, या अदला बदली भी हम बोल सकते हैं। तो विनिमय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे। एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है यहाँ से मुद्रा विनिमय।
ठीक है, एक होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं। देखो पुराने समय में ऐसा होता था, मुद्रा तो था नहीं, बहुत पुराने समय में जाएंगे तो उस समय मुद्रा नहीं था, तो उस समय में खरीद बिक्री का काम जो होता था वो वस्तु के बदले ही वस्तु को खरीदा या बेचा जाता था। जैसे अगर मान लो किसी को मुर्गा खरीदना है तो उसके लिए कोई दूसरा सामान उसके बदले में, कबूतर है तो कबूतर देगा और मुर्गा उससे ले लेगा। इसी तरीके से किसी को चावल चाहिए होगा तो चावल के बदले में गेहूं देगा और उसके बदले में चावल ले लेगा। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सवाल ये उठता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी? कुछ ऐसी वस्तु थी जिसका रेट फिक्स नहीं हो पाता था और एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जो मापने का तरीका था ना वो सही तरीके से नहीं हो पाता था। जैसे मान लो कि अगर हमको चावल के बदले में गेहूं लेना है तो चावल का मूल्य क्या रखा जाए, गेहूं का मूल्य क्या रखा जाए, कितने चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए, ये एक समस्या होती थी। इसी तरह की समस्या अन्य वस्तुओं के साथ भी होती थी। तो ये बड़ा दिक्कत वाला बात था जो दूर हो गया मुद्रा के आने के बाद। तो यहीं पर है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी। यहाँ पर देखो आवश्यक, यहाँ पर जो कठिनाई हम कुछ और बात कर लेते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब वस्तु के बदले में आदमी वस्तु खरीदता था तो कौन कौन सी दिक्कत हमको देखने के लिए वहां पर मिल जाता था। तो आओ जरा बात कर ले। पहला समस्या जो है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयां थी। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये वाला कहने का मतलब है अगर हमको चावल के बदले गेहूं चाहिए या गेहूं के बदले में चावल चाहिए, हमको चावल चाहिए, मेरे पास गेहूं है, लेकिन सामने जिसके पास चावल है उसको देने का मन ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है गेहूं की, तो अब वो क्या करेगा? अब वो हमको चावल नहीं देने वाला है। तो ये हमेशा समस्या होती है, जबकि मुद्रा के केस में ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा को हर किसी की जरूरत होता है ना, क्योंकि मुद्रा को हम बदल सकते हैं वो आसानी के साथ। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में यह एक समस्या थी, दोहरा संयोग होता था तो ही विनिमय का काम हो सकता था। मतलब दोनों को जरूरत होना चाहिए, उसको गेहूं की जरूरत होना चाहिए, हमको चावल की जरूरत होना चाहिए, फिर तब जाकर के यहाँ पर क्रय विक्रय का काम हो सकता था या विनिमय का काम हो सकता था। दूसरा जो समस्या था वो मूल्य की सामान्य मापक का अभाव। वही बात जो हमने किया कि मूल्य क्या होगा, चावल का मूल्य क्या होगा और गेहूं का मूल्य क्या होगा, कितने चावल के बदले कितने गेहूं देना है, ये भी एक समस्या थी। ठीक है, मूल्य संचय का अभाव। ठीक है, यहां पर यह भी मुश्किल था कि किसी वस्तु उसको हम इकट्ठा करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, है ना ही गेहूं को ना ही चावल को। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अब इसके अलावा अगर मान लो हम उधारी ले, उस समय में अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में उधारी ले लिया जाता तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी कि भविष्य में इसका भुगतान कैसे किया जाएगा, किस हिसाब से, किस अनुसार से भुगतान किया जाएगा, कितना चावल भविष्य में महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद दिया जाएगा। लेकिन मुद्रा के साथ ऐसी समस्या नहीं है। मुद्रा में सब कुछ का मूल्य यहाँ पर मापा गया है, उसको निश्चित किया गया है, जो आसानी के साथ यदि हमको भविष्य में भी भुगतान करना होता है तो कुछ इंटरेस्ट के जरिए हम, यानी कुछ ब्याज लगा करके हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो थी इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में वो तो यही थी कि मूल्य का ठीक तरह से नाप तोल हो ही नहीं पाता था। किसी वस्तु का मूल्य कितना ये फिक्स नहीं हो पाता था। अब जब यही फिक्स नहीं है तो अगर मान लो 6 महीना बाद हमको भुगतान करना है तो 6 महीना बाद कितना भुगतान करेंगे, है ना, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद मूल्य हस्तांतरण की समस्या। ठीक है, अब एक जगह से दूसरे जगह अगर हम वस्तु को ले जाए या उसी वस्तु को दूसरी जगह, पहली बात तो अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, बहुत ज्यादा दूर ले जाना है, तो अलग जगह जाने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा, है ना। जहां तक बढ़ेगा ये किराया लगेगा और बाकी खर्च जुड़ेगा तो मूल्य तो बढ़ना है। ठीक है, तो ये भी वहां पर समस्या होती थी कि मूल्य कितना बढ़े कितना कमे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। अच्छा, उस समय में देखो, जिस समय में ये बातें हो रही थी, वस्तु का लेन देन हो रहा था, वहां पर किराया भी किसका देना पड़ता था, वस्तु का। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बदले में क्या देंगे, कोई ना कोई वस्तु देंगे, क्योंकि वहां पर कोई मुद्रा नहीं था उस समय, मतलब कोई रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में, कोई फिक्स मुद्रा नहीं होता था,
फोन पे नहीं होता था, यूपीआई नहीं होता था उस समय, तो उस समय में हम क्या करते थे, वस्तु को ही देना पड़ता था। आगे देखो, मौद्रिक विनिमय प्रणाली से, जो दूसरा विनिमय प्रणाली है ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को हम ले लेते थे, एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु को ले लेते थे। यहाँ पर मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा के बदले, यानी हमारे पास मुद्रा होता है सिक्के के रूप में, कागज के रूप में या किसी अन्य रूप में हमारे पास धन होता है, उस धन को सामने वाले को देते हैं। उस वस्तु का जो मूल्य उस पर जो अंकित होता है ना, जो फिक्स होता है, उतना ही मुद्रा देना है और वस्तु को ले लेते हैं। और मुद्रा चूंकि एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति है सबके लिए मान्य होता है, इसलिए इसमें कोई समस्या भी नहीं होता है। तो मुद्रा के बदले में यदि लेन देन का काम किया जाता है तो उसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे आ जाओ, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। यह कथन किसका है? अब यह कथन है क्राउथर का। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार देना है क्राउथर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन भी है क्राउथर का। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो हमको क्राउथर पे टिक करना है। अब एक बार फिर से जो क्वेश्चन आ गया है, मुद्रा का क्या कार्य होता है। एक बार हमने पहले भी पढ़ा है मुद्रा का क्या कार्य है ना, मुद्रा से क्या क्या कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। पहला तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, यानी मुद्रा से हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा है, किसी भी वस्तु का मूल्य फिक्स हो जाता है मुद्रा से, कि एक मूल्य उस पर अंकित कर दिया जाता है कि इतने मुद्रा के बदले में ये वस्तु दे दी जाएगी। तीसरा बात है कि हमको विलंबित भुगतान, यानी कि उधारी यहाँ पर चल सकता है। जब भी मुद्रा का सवाल उठता है तो मुद्रा जब हमारे पास होगा तो वहां से हम उधार खरीद बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्य का संचय, ठीक है, यानी वस्तुओं को इकट्ठा करके हम रख सकते हैं, साथ ही साथ उसका मूल्य भी संचित हो सकता है। आगे है क्रय शक्ति का स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से हम ले जा सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद कितना मूल्य बढ़ेगा या कितना मूल्य घटेगा ये भी इजीली मुद्रा होने से फिक्स हो जाता है। साख का उपयोग और साख का आधार, और मुद्रा का आने से सबसे बड़ी जो सुविधा हुई है वो है साख का आना। साख का मतलब होता है ऋण, यानी कि कर्जा। तो कर्जा देने में आसानी होता है, आसानी से दे सकते हैं और आसानी से हम उससे जो है प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये मुद्रा के कुछ कार्य हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रोफेसर हार्टले ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। आगे है कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। और कोलबर्न के अनुसार क्या है, मुद्रा वह जो मूल्य का मापक है, जो मूल्य किसी भी वस्तु का मूल्य मापने में सक्षम होता है और ये साथ ही साथ जो है वो भुगतान करने में भी सक्षम होता है। नेप के अनुसार कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहते हैं। ये भी सही है कि मुद्रा की जो घोषणा होती है, मुद्रा की जो मान्यता होती है वो किसी राज्य या किसी देश की गवर्नमेंट ही करती है। वो ऐसा नहीं है कि हम अपना मुद्रा खुद चला रहे हैं या अपने मन से अपना मुद्रा बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक सरकार जो वहाँ की जो शासन तंत्र होती है वो मुद्रा वहाँ पर जारी करती है और उसी मुद्रा का जो प्रचलन है पूरे देश या पूरे राज्य के अंदर में होगा। आगे है सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। ये भी सही है, मुद्रा वो। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि ये कथन जो है ना कौन बोल रहा है, उसका नाम याद रखना है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएंगे और आएगा यही सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जो जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। कहने का मतलब है मुद्रा वह है जो हर व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है और सरकार के द्वारा जो है उसको मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। क्या हमेशा से मुद्रा जिस रूप में हम मुद्रा को अभी देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, डेबिट कार्ड के रूप में देखते हैं, यानी एटीएम कार्ड के रूप में देखते हैं,
चेक में देखते हैं हम। इसके अलावे जो है हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के रूप में, कैश के रूप में यानी कि नगदी के रूप में देखते हैं, 50, 100, 2000 का नोट देखते हैं। तो क्या ये मुद्रा जो है या सिक्का के फॉर्म में देखते हैं, तो क्या मुद्रा जो है हमेशा से ऐसा था? नहीं था, मुद्रा हमेशा से ऐसा नहीं था। जब शुरू में बहुत समय पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि मुद्रा तो था ही नहीं, तो लोग एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का खरीद बिक्री कर लेते थे। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। एक अनाज के बदले में कुछ सामान दे दिया जाता है या एक अनाज के बदले में दूसरा अनाज दे दिया जाता है। दूसरा है, पहला तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बारे में दूसरा वस्तु यहाँ पर दे दिया जाता था। तो कुछ समय जब आगे बीता, फिर यहाँ पर वस्तु के रूप में मुद्रा को फिक्स कर दिया गया, यानी कि कोई एक ऐसा वस्तु चुना गया जो छोटा हो और कम मूल्य का हो, और उस वस्तु जो है वो हर व्यक्ति के पास अवेलेबल यानी कि उपलब्ध हो जाए। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो जैसे कि हो गया एनिमल्स का स्किन हो गया, नहीं जानवर का जो स्किन हो गया, चमड़ी हो गया, वो हो गया। तो वो चमड़ी अगर उसके पास है तो माप के अनुसार से छोटा बड़ा करके उस चमड़ी को दे करके हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को ले सकते हैं। या हम एक और उदाहरण से बात कर ले, मान लो कि यहाँ पर एक और वस्तु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, जो देखो यहाँ पर उस वस्तु का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक चलता है। जानवरों का स्किन क्या है, लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा उसके बाद जो आया वो आया धात्विक मुद्रा। जब धातु का आविष्कार हो गया तो फिर लोगों ने क्या किया, धात्विक सिक्के का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसा हमेशा जो अभी सिक्का देखते हैं अभी हम गोल गोल, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से गोल ही होगा। जब धातु का आविष्कार हो गया तो अलग अलग प्रकार के सिक्के बनने लगे। उसके बाद आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो हम नोट देखते हैं 10 का, 50 का, 100 का, 200 का और 2000 का। तो उसके बाद इन पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ और फिर लास्ट में आया शाख मुद्रा। शाख मुद्रा के अंतर्गत, शाख मतलब होता है विश्वास, और शाख मुद्रा के अंतर्गत जो है वो चेक आ जाता है। अब जितने भी बिल है वो आ जाता है। तो ये सारे के सारे शाख मुद्रा के उदाहरण है। तो मुद्रा का विकास हम बोल सकते हैं, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आया, फिर वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, फिर मुद्रा, वस्तु को ही मुद्रा के रूप में अंकित कर दिया गया, फिर धात्विक मुद्रा यानी सिक्कों का आविष्कार हुआ, फिर पत्र मुद्रा आया और लास्ट में शाख मुद्रा आया। नेक्स्ट है वस्तु मुद्रा से क्या समझते हैं। अब ये वस्तु मुद्रा क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया था। अब पुराने समय की बात है, उस समय में जब लोगों को समझ में आने लगा कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु को दे रहे हैं तो समस्या उत्पन्न हुई। किस प्रकार की समस्या? एक तो भाई जरूरत है सामने वाले को तो ही वो सामान लेगा, नहीं तो लेगा नहीं। दूसरी बात है कि मूल्य, एक वस्तु के बदले में कितना वस्तु हम दे, या हमको लेना है या कोई वस्तु हमसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु लेने आया तो वो कितना हमको देगा और हम कितना देंगे, ये समस्या उत्पन्न होने लगा। तो लोगों को समझ में आने लगा कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सबके पास हो, कॉमन हो और जिससे हम लेन देन कर सके। शिकारी युग में खाल लिया गया चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय बकरी, या कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास गेहूं आदि द्वारा मुद्रा का कार्य किया गया। तो ये फिक्स किया गया। सबसे पहली बात यहाँ पर शिकारी युग में जब लोग शिकार करते थे तो उस समय में क्या किया, लोगों ने एनिमल्स स्किन यानी जानवरों की चमड़ा का उपयोग किया मुद्रा के रूप में। उसके बाद जब पशुपालन युग आया, लोग जब पशुओं को पालने लगा तो छोटे और बड़े पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगा। मतलब ये पशु का ही उपयोग करते थे। एक पशु जैसे मुर्गा है तो मुर्गा को हम ले जाएंगे और वहां पर उसके बदले में हमको सामान मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कृषि युग में कोई अनाज, अब कृषि युग में किसी एक अनाज को मुद्रा बना दिया, मान लो गेहूं के बदले में ही सारा कुछ मिलेगा, इस तरीके से चलने लगा, ठीक है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग वस्तुओं को मुद्रा के रूप में चुना गया जिसका उपयोग उस समय के लोग करते थे। अब यहां पर क्वेश्चन है सिक्कों से क्या समझते हैं। सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से बने एक खास आकृति की वस्तु जिस पर सरकार की मुहर होती है सिक्का कहलाता है। सबसे पहली बात है ये किसी न किसी धातु का बना होगा, जो सिक्का होगा किसी न किसी धातु का बना होगा और साथ ही साथ इस पर सरकार का मुहर होगा यानी निशान होगा, तो वो सिक्का कहलाएगा। और सिक्का जो है जिस देश की सरकारें जारी करती है उस देश के अंदर ही वो मान्य होती है
दूसरे देश में उस सिक्के का मान्य नहीं होता है। ठीक है, पत्र मुद्रा क्या है? कागज के जितने भी नोट है, कौन कौन से नोट है हमारे पास? 5 का भी पहले आता था, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है और 2000 का। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ये पत्र मुद्रा है। ठीक है, और इसको जारी करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी पत्र मुद्रा को कौन जारी करता है? 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 का नोट जो है वो जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 10 रुपया का नोट कौन जारी कर रहा है, 10-20 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। नेक्स्ट है कि साख मुद्रा से क्या समझते हैं? चेक, हुंडी आदि को साख मुद्रा कहा जाता है। इसके द्वारा बैंक में मौजूद हमारे धन को चेक के द्वारा किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं या किसी वस्तु का विनिमय कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बात करें चेक की, तो हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है कि चेक क्या होता है। चेक की सहायता से हम खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं और बदले में हम चेक दे सकते हैं। चेक पर क्या होता है? अमाउंट लिखा होता है, जितने रुपए का सामान है, साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि हम ये चेक किसको दे रहे हैं, और नीचे में हमारा सिग्नेचर होता है। और इसके अलावे जो है वो बैंक का नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, इतनी सारी जानकारी होती है। जब चेक हम लिख करके दे देते हैं तो वो आदमी बैंक में जाएगा और उसको फिर अपने अकाउंट में मिल जाएगा रुपया, या फिर उसको कैश में ही वो रुपया प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लास्टिक मुद्रा से क्या समझते हैं? और अभी के समय में जो सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्रा है वो है प्लास्टिक मुद्रा। जैसा कि क्वेश्चन में प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो इसमें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सारे यानी मुख्य रूप से बोलेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा में आ जाते हैं। प्लास्टिक का एक कार्ड होता है प्लास्टिक मुद्रा, और उस कार्ड पर जो है कुछ गोपनीय सूचना होता है, कुछ जानकारी होता है जो उस पर अंकित होता है। एक छोटा सा चिप लगा होता है और उस चिप के अंदर जो है कुछ सूचनाएं होती है। और इस एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मशीन लगी होती है, जहां पर जाकर हम कैश निकाल सकते हैं यानी कि नकदी का निकासी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिल का भुगतान भी यहाँ पर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास, एटीएम या डेबिट कार्ड से क्या समझते हैं? एटीएम या डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, जैसा कि आप लोग के पास भी होता होगा, आपने देखा होगा। तो ये प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इस पर कुछ सूचनाएं होती है, एक छोटा सा चिप लगा होता है, उसमें सूचनाएं होती है। यहाँ पर हम जहाँ पर बैंक मशीनें लगाती है कैश निकालने की, नकदी की, वहां पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं? कैश निकाल सकते हैं, नकदी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एटीएम कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये भी देखो, क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा अंतर है। डेबिट कार्ड में यदि हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ नकदी है पड़ा हुआ तो ही निकाल सकते हैं, यानी अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। चाहे कुछ खरीदारी करना है तो वहां पर हमारे अकाउंट में बैलेंस यानी कि नकदी होना चाहिए, धन होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, आसानी के साथ हम जाकर के क्या कर सकते हैं? नगद शॉपिंग कर सकते हैं, कैश भी निकाल सकते हैं। और बैंक द्वारा कुछ निश्चित समय दिया जाता है, कुछ ब्याज दरों के साथ वापस हम उस धन को कर देते हैं, तो फिर से आगे हम खरीदारी कर सकते हैं। ये होता है क्रेडिट कार्ड, यानी कि हमारे विश्वास पर बैंक हमको एक तरीके से बोल सकते हैं लोन देता है या साख देता है। कुछ और कथन है यहाँ पर। प्रोफेसर मार्शले के अनुसार मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अगर पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, पढ़ेंगे तो मुद्रा के आसपास ही पूरा अर्थव्यवस्था घूमता है। ये कहना था प्रोफेसर मार्शल का, तो इसको भी याद रखना है। क्राउथर के अनुसार ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी मूल खोज होती है, जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, राजनीतिक शास्त्र में बोट का। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यवसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है, जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। ये
क्राउथर ने कहा था। तो ये सारे के सारे कथन को हमको क्या करना है, याद करना है, याद रखना है। 5-10 बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा और इससे हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर में, मुद्रा और साख चैप्टर जो बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बचा हुआ है। तो देखेंगे हम, फिर समझेंगे और सारी बातों को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जानना है मुद्रा के लाभ क्या है। देखो, मुद्रा का लाभ जानने का मतलब, अगर हम सिर्फ ये समझ पाए कि हमारे जिंदगी से अगर रुपये को निकाल दिया जाए, ठीक है, रुपये को निकाल दिया जाए, अब उसके बाद जिंदगी सोच लो, है ना, जो जो सोच सकते हैं ना, वही मुद्रा का लाभ है। क्या क्या लाभ है, बात करेंगे इसके बारे में। पहला है, हमारे पास मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो किसी सामान को खरीदता है और खरीदने के बाद उसका उपयोग करता है, यानी कि इंड यूजर बोल सकते हैं। अंतिम उपयोग, जो अंतिम रूप से सामान का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। जैसे कि मान लो एक कोलगेट आप खरीद के लाओगे मार्केट से, तो यहाँ पर अब एक कोलगेट खरीद कर लाएंगे और ला करके उसका उपयोग करेंगे, तो हम क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। चीनी दुकान से खरीद के लाते हैं, अब चीनी का हम क्या करेंगे, चाय में उपयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है चीनी का फिर दूसरा उसको हम बेचने के लिए लाए। अगर बेचने के लिए लाए हैं तो उपभोक्ता नहीं है, लेकिन अगर चाय बनाने के लिए या कहीं पर प्रयोग करने के लिए चीनी लाया गया है तो वो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो उपभोक्ता समझ में आ गया। तो यहाँ से मुद्रा से क्या होता है कि उपभोक्ता को लाभ हो जाता है। किस प्रकार का लाभ होता है? भुगतान करने का लाभ होता है। आसानी के साथ हम जाते हैं, चीनी खरीद करके ले आएंगे। अगर मुद्रा नहीं होगा तो खरीद बिक्री तो कर सकते हैं। इससे पहले भी खरीद बिक्री होता था, जब मुद्रा नहीं था तो भी खरीद बिक्री होता था कि नहीं होता था? होता था। लेकिन उसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मुद्रा के अलावा जो उसके स्थान पर जिस भी वस्तु को देना होता था, वो सामने वाले को जरूरत अगर नहीं है तो वो फिर समस्या हो जाती थी, उस वस्तु को लेने से इनकार कर देता था, है ना। तो मुद्रा ये उपभोक्ता को लाभ पहुंचाता है। मुद्रा हमारे पास रहेगा, यानी कि रुपया रहेगा हमारे पास। भारत की मुद्रा जो है रुपया है। और ये भी बात जानना है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का रुपया लेकर के कहीं किसी और देश में जाएंगे, चल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा वहां पर दिक्कत होगा। दूसरा लाभ जो है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब उत्पादक को क्या लाभ है? मान लो उत्पादक का मतलब होता है वस्तुओं को बनाना या सामान को बनाना। अगर मान लो कोई व्यक्ति मिठाई का, अब छोटे पैमाने पर समझते हैं, ये नहीं, हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उदाहरण अगर छोटे होंगे, आसपास का होगा तो वो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर मिठाई बनाने का काम करता है, मिठाई बना के बेचने का काम करता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले सामान को खरीदेगा, यानी कि मिठाई को बनाने के लिए जितने भी कच्चे सामान हैं उसको खरीदेगा। जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, दूध हो गया, इन सारे सामानों को खरीदेगा। तो इन सारे सामानों को खरीदने के लिए और मिठाई को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? धन चाहिए, यानी मुद्रा चाहिए। मुद्रा रहेगा तो आसानी के साथ वो सारे सामानों को खरीद सकता है और उत्पादन का काम, यानी कि मिठाई बनाने का काम कर सकता है। इसी तरीके से देखेंगे कि अगर कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो सबसे पहले वो फैब्रिक को खरीदेगा, यानी कि कपड़ा को खरीदेगा। अब कपड़ा खरीदने के लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो वो मुद्रा के जरिए भुगतान हो सकता है, यानी कि जिस भी देश में हम रह रहे हैं वहां की जो मुद्रा होगा उसमें वो व्यापारी जो है वो भुगतान कर सकता है। तो उत्पादक को भी लाभ हो जाता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर उपभोक्ता, दोनों को लाभ यहाँ से मिल जाता है। अब यहां से देखो मुद्रा और साख। यहां पर देखो मुद्रा के आ जाने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो उपयोगी काम हुआ है कि अब हम लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं और उस पर ब्याज दरें भी लगती है। जब मुद्रा नहीं था तो लोन देना, लोन लेना ये बड़ा समस्या वाला काम था। तो यहाँ पर जब मुद्रा आया तो मुद्रा का आते यहाँ पर साख यानी विश्वास पर लोन देने का काम शुरू हुआ और ये काफी लोगों के लिए सहायतापूर्ण भी है और काफी लोग जो है इसमें दिक्कत भी होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को का निराकरण। अब मुद्रा आने से क्या हुआ, जब भी मुद्रा का आविष्कार हुआ तो मुद्रा आने से हुआ ये कि ये
कि पहले होता था वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीद बिक्री किया जाता था, यानी एक वस्तु ले रहे और दूसरा वस्तु दे रहे। इसमें समस्या ये होती थी कि सामने वाले को अगर वो वस्तु नहीं चाहिए होता था, जैसे हम अगर मान लो कि मेरे पास गेहूं है और चावल लेना है, अगर सामने वाले को गेहूं लेना ही नहीं है तो वो फिर मना कर देगा, वो फिर हमको चावल नहीं देगा। तो ये बड़ी समस्या थी। लेकिन मुद्रा के केस में ऐसा नहीं होता है। मुद्रा के केस में इजीली क्या कर सकते हैं, हम मुद्रा देंगे और जो भी सामान को लेना है वो ले सकते हैं। तो मुद्रा और पूंजी की तरलता आ गया, मतलब ये कहीं भी चल सकता है, किसी भी जगह जाओ मुद्रा चलेगा चलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आया, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के विकास से पूंजी की गतिशीलता संभव हो पाया। अब पूंजी को एक देश से दूसरे देश से बड़ा आसानी के साथ भेजा जा सकता है, इससे सभी प्रकार के कार्य व्यापार में तेजी आई। पूंजी को एक देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है, इसका मतलब क्या है, या पूंजी की गतिशीलता का मतलब क्या है। सपोज डेट हम यहाँ पर जो है कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं किसी भी जगह पे, अब वो सारी फैक्ट्री हमको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, और साथ ही साथ जमीन भी है, जमीन भी पूंजी है, बहुत सारा घर भी पूंजी है ना। तो अब हमको वहां से जमीन भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पहले मुद्रा नहीं था तो वो जमीन वहीं पे रह जाता था, लेकिन अब मुद्रा आ गया है, उसको हम मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारे पास जमीन है, मशीन को या तो ले जा सकते हैं या उसको भी मुद्रा में हम कन्वर्ट करेंगे, केस में कन्वर्ट कर लेंगे, धन में बदल लेंगे, जो जमीन है उसको बेचेंगे और दूसरे देश या दूसरे जगह पर जाके आसानी से उसी धन का प्रयोग करके हम नई फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ये क्यों संभव हो पाया, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा नहीं था तो फिर ये समस्या रहती। तो मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा क्या करता है, पूंजी को गतिशील बनाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम मुद्रा की सहायता से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे जो फायदा हुआ वो हुआ मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुद्रा का प्रयोग करके और अधिक मुद्रा बढ़ाया जा सकता है या और अधिक पूंजी बढ़ाया जा सकता है। अब पूंजी को कई डिटेल में पढ़ेंगे हम, पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी कितने प्रकार का होता है ना, तब समझ में आसानी से आ जाएगा पूंजी को, मुद्रा से हम पूंजी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो पूंजी का एक अगर बेहद ही रोचक तथ्य है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी किसी ना किसी रूप में, पढ़ाई भी जो है, जो नॉलेज हमारे अंदर है जा रहा है, स्टोर हो रहा है, वो न किसी रूप में पूंजी है ना। तो पूंजी में बहुत अधिक विविधता होती है, वो आगे हम बात करेंगे। आगे जो काम है मुद्रा का, मुद्रे और बड़े पैमाने के उद्योग। अब बड़े पैमाने का उद्योग है तो जाहिर है, मान लो कोई अगर बड़ा लोहे की मशीन बनाने वाली कंपनी है या फैक्ट्री है, उसमें बड़े पैमाने पर सामानों को लेना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य होगा, बड़े पैमाने पर जो है मासिक वेतन देना पड़ेगा वर्करों को। तो यहाँ पर क्या जरूरत है, यहाँ पर फिर से मुद्रा की जरूरत है। अगर मुद्रा नहीं होता तो फिर इतने बड़े उद्योग को चलाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। मुद्रा का आ जाने से पूंजी की गतिशीलता हो पाई, किसी भी काम को करने में हमको सुविधा होता है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, यानी रुपया पैसा संबंधी काम जो है, धन और पूंजी संबंधी काम जो है, वो आसानी के साथ हम कर पाते हैं और देश और हमारा खुद का प्रगति होता है। मुद्रा से सामाजिक कल्याण भी होता है। मुद्रा आ गया, अब किसी भी व्यक्ति की सेवा लेना है तो मुद्रा देकर के हम सेवा ले सकते हैं। मान लो डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुद्रा लेगा और बदले में हमको ये परामर्श और चिकित्सा सलाह दे सकता है। इसी तरीके से इंजीनियर के पास जाएंगे, उससे भी सलाह मशवरा और उससे काम ले सकते हैं, उससे सेवा ले सकते हैं। तो मुद्रा आने से हमको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर आगे देखना है हमको, अर्थशास्त्र में वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया है। वस्तु तो हमको पता है, हमारे आसपास जितनी भी सामान है सारा का सारा वस्तु है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, साइंस वाले टर्म में नहीं घुसना है। वस्तु किसको कहेंगे या पदार्थ किसको कहेंगे। वस्तु जिस भी सामान का हम प्रयोग करते हैं वो वस्तु कहलाता है। वस्तु यहाँ पर मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में दो होता है, एक होता है चालू वस्तु और एक होता है टिकाऊ वस्तु। चालू वस्तु किसको बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम कुछ समय तक ही कर सकते हैं, चालू वस्तुएं कहलाती हैं। अनाज, दूध और खाने का, यानी कि वन टाइम
एक बार प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, वो होगा चालू वस्तु, जैसे दूध हो गया, अनाज हो गया, बिस्किट हो गया, इसका प्रयोग एक बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये चालू वस्तुएं हैं। दूसरी ओर होती है टिकाऊ वस्तु, वैसी वस्तु जिसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, वैसी होती है टिकाऊ वस्तु। जैसे मशीनरी हो गया, इमारत हो गया, तो इमारत को भवन भी बोलते हैं, कंप्यूटर हो गया, तो ये सारा टिकाऊ वस्तु के उदाहरण है। तो वस्तु दो प्रकार का, एक गैर टिकाऊ और एक टिकाऊ वस्तु। बचत क्या होता है? अब बचत को यहां पर समझना पड़ेगा। बचत का मतलब होता है सेविंग। सेविंग का अर्थ है कि व्यक्ति जो महीने में कमा रहा है या साल में कमा रहा है, फिर वो महीने में बचा कितना रहा है खर्च करने के बाद, और साल में बचा कितना है। मान लो कोई व्यक्ति महीने का 10,000 कमाता है, 7,000 उसमें से खर्च कर देता है, और उसके जीवन में जो भी काम होते होंगे, परिवार में जो भी काम पड़ता होगा, 7,000 यहाँ खर्च करता है, तो 10,000 में से 7,000 माइनस करेंगे, 3,000 जो बच रहा है वो बचत है। यानी कि आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे बचत भी दो प्रकार का होता है। मान लो 10,000 रुपये की सैलरी थी, उसमें से हमने 7,000 खर्च कर दिया, तो ये नगद बचत यहां पर 3,000 है। और 7,000 में जो हमने मान लो अगर 50 केजी आटा लेकर के आए हैं जो घर में खर्च करने के लिए, उस आटे में से 10 केजी बच जाता है, तो ये यहाँ पर कौन सा बचत? वस्तु संचय बचत हो गया। कौन सा बचत हो गया? वस्तु संचय बचत। यानी वस्तु हमारे पास बचत तो हो रहा है, लेकिन कैश नहीं बच रहा है, वस्तु बच रहा है, इसको हम वस्तु संचय बचत कहेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है साख से क्या समझते हैं? तो साख का मतलब हो जाता है भरोसा। साख का मतलब क्या होगा? भरोसा। विश्वास या भरोसे को ही साख कहलाता है। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। कहने का मतलब साख का मतलब भरोसा होता है। जिस वस्तु का चरित्र जितना अच्छा होगा, चरित्र कहने का मतलब है लेन देन के संबंधी, उस पर भरोसा उतना ज्यादा अच्छा होगा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था का। आगे है और साथ में साख का मतलब कर्ज लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से पहले ही बता दिए कि लेन देन संबंधी जो विश्वास होता है वो साख कहलाता है। और साख का सबसे ज्यादा जरूरी कहाँ पर पड़ता है हमको? जब भी कहीं पर लोन लेने जाते हैं या किसी प्रकार का कर्ज लेते हैं, उधारी लेते हैं, तो वहां पर हमको साख की आवश्यकता होता है। साख मतलब विश्वास। प्रोफेसर गाइड के अनुसार साख ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने का पूरा हो जाता है। अब ये रिश्ता सा बन जाता है ऋणी और ऋण देता, ये बोल सकते हैं। जो ऋण लेता है ऋणी कहलाता है, जो ऋण देता है ऋण देता कहलाता है। तो एक रिलेशन सा बन जाता है दोनों के बीच में। तब तक ये रिलेशन रहता है जब तक कि ऋण खत्म नहीं हो जाए। मान लो 10,000 कर्जा लिए, तो ये रिलेशन तब तक रहेगा जब तक 10,000 रुपया हम लौटा ना दें। साख के कितने पक्ष हैं? अब आइए यहां पर देख लेते हैं कि कब ऋण हमको मिलेगा किसी भी बैंक से, कब हमको लोन मिल जाएगा, या किसी भी संस्था से कब लोन हमको मिल जाएगा। साख का तो मुख्य रूप से दो ही पक्ष होता है। एक होता है ऋणदाता। ऋणदाता मतलब होता है जो व्यक्ति उधारी देता है या जो संस्था उधारी देता है वो ऋण देता होता है। गांव में महाजन, सेठ, साहूकार होता है। हमारे आसपास बैंक होते हैं, ऋण देने का काम करता है। आजकल माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी है, छोटी छोटी कंपनियां जो ऋण देने का काम करता है, तो ये ऋणदाता के होता है। आगे है ऋणी। जो व्यक्ति ऋण लेता है वो ऋणी कहलाता है। साख के मुख्य आधार कौन कौन से है? अब यहां पर हमको देखना है साख के मुख्य आधार कौन कौन से है। तो अब साख के मुख्य आधार कौन कौन से है, साख क्या होता है, साख के पक्ष हमने जान लिया, ऋणदाता और ऋणी। अब साख का आधार क्या है? मतलब अगर कहीं पे लोन लेने के लिए जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उस लोन को इफेक्ट करेगा। लोन मिलेगा यानी ऋण मिलेगा, साख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको कंफर्म हो जाएगा। किन कौन कौन सी बातें जो हमको जानना है। पहला बात होता है विश्वास। साख का कार्य विश्वास पर होता है। अगर ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास है तभी वो साख उपलब्ध कराएगा। इसलिए जब भी कभी हम बैंक जाते हैं या किसी से रुपया लेने जाते हैं तो वहां पर हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा पीछे का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि हमने कहाँ कहाँ ऋण लिया,
और कितने समय में हमने चुका दिया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी से धन ले रहे हैं, चाहे महाजन, सेठ, साहूकार या फिर किसी रिश्तेदार से धन ले रहे हैं, तो उसको सही समय पर लौटा दे ताकि आगे से भी हमको क्या हो, वो धन वापस मिल जाए। साथ ही साथ यदि बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो वहां भी ध्यान रखने वाली बात होता है, ये सारा रिकॉर्डेड होता है। जब भी लोन लेते हैं और चुकाते हैं तो ये रिकॉर्ड में होता है। दूसरी बार जब हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है चुकाने का तो फिर दोबारा हमको यहाँ से ऋण नहीं मिलने वाला। एक बैंक से नहीं, किसी बैंक से ऋण नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर समझने हैं। पहला तो विश्वास होना चाहिए, दूसरा है चरित्र। अगर यहाँ पर जो ऋण ले रहा है, मान लो हम लोन लेने के लिए गए और पीछे का रिकॉर्ड मेरा एकदम ठीक है, पैसा लिए और समय से लौटा दिए, मेरा चरित्र अच्छा है, कहीं लेकर पैसा भागे नहीं है, तो हमारे आसपास में भी लोन मिल जाएगा, किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं और साथ ही साथ बैंक भी हमको आसानी से ऋण दे देता है। लेकिन अगर मान लो हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, पैसा हमने लिया बैंक से या रिश्तेदार से, नहीं लौटाया, सही समय पर नहीं लौटाया, तो आगे से हमको वहां से ऋण नहीं मिलने वाला है। आगे है चुकाने की क्षमता। इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ऋण हमको कितने रुपया मिलेगा, कि हमारी चुकाने की क्षमता क्या है। अगर मान लो किसी से हम मान लो 5 करोड़ रुपया अगर ऋण मांगने जाए तो वो हमको देखेगा क्या इसका 10 करोड़ का इनकम आ रहा है महीने में, या फिर 6 महीने में 10 करोड़ कमा सकता है, तभी जाके वो हमको 5 करोड़ का ऋण दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। क्योंकि हमारे पास वो चुकाने की क्षमता ही नहीं है, इतना हम कमा ही नहीं रहे। 5 लाख रुपया ऋण मिल जाएगा तो फिर वो हम चुकाएंगे कहाँ से, वो तो खर्च हो जाएगा तो चुकाएंगे कहाँ से। तो यहाँ से हमको ये भी देखा जाता है कि सामने वाला इंसान जो है क्या इतना इनकम कर रहा है, या इतना इनकम पैसे लेने के बाद कर सकता है, या क्या इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो 5 करोड़ चुका सकता है। आगे है पूंजी एवं संपत्ति। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूंजी या संपत्ति, जो भी सोना चांदी जेवरात होता है हमारे घरों में, या फिर अपने जमीन के बदले में जमीन का कागज जमा करते हैं, उसके बदले में ऋण दिया जाता है। जब ऋण नहीं चुकाते तो वो जो जमानत के तौर पर दिया गया था उसको जब्त कर लिया जाता है, चाहे वो जमीन हो चाहे वो सोना चांदी हो। आगे है ऋण की अवधि। अब ये भी बहुत जरूरी चीज है कि कितने दिन के लिए ऋण ले रहे हैं। आमतौर पर छोटा ऋण जो है वो 6 महीना से लेकर 1 महीना से लेकर के और साल 2 साल का होता है। अगर मान लो किसी से हम ऋण 20 साल के लिए ले रहे हैं तो कोई भी ऋण यहाँ पर नहीं देने वाला है ना। तो ऋण में ऋण अवधि भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये हम समझ भी सकते हैं कि छोटे समय के लिए ऋण हमको आसानी से मिल जाता है, बड़े समय के लिए ऋण हमको मुश्किल से मिलता है। साख पत्र से क्या समझते हैं, क्वेश्चन है हमारा, साख पत्र से क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। साख पत्र का अर्थ होता है उन साधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा पर्ची है, पर्ची की तरह है, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उस पर हम विश्वास करके अगर किसी व्यक्ति को कुछ सामान दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कुछ पर्ची दे रहा है, हम उसको रख रहे हैं, इसका मतलब है उस पर्ची पर और उस व्यक्ति पर विश्वास है। तो विश्वास करके, यानी साख पत्र का पूरी जो है ना वो विश्वास पे ही चलता है। उन साधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर है, मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है जबकि साख पत्र को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। यहाँ पर कहने का मतलब है जितने भी मुद्रा है वो भारत सरकार या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन चेक जो है वो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चेक अगर साख पत्र हम देख रहे हैं या किसी भी दुकान का बिल है, ये दुकान के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भारत सरकार की मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, साख पत्र का उदाहरण हो गया चेक, विनिमय बिल, जो हम खरीद बिक्री करते हैं, अगर वो बिल है हमारे पास तो वो भी ये साख पत्र का है। यात्री चेक, पुस्तक, साख प्रमाण पत्र, ये सारे उदाहरण हैं साख पत्र से। चेक क्या होता है, एक पर्चा होता है चेक, जैसा कि हम जानते हैं। उस पर अगर बैंक का चेक है तो बैंक का नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा जिसके नाम से अकाउंट है, अकाउंट नंबर होगा। और इस चेक का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर खरीदारी कर सकते हैं, बदले में चेक वहां पर दे सकते हैं और वो सामान हमको मिल जाएगा। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक पत्र होता है जिस पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई होती है और कुछ सिग्नेचर और मुहर लगा होता है।
ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक यह आदेश देता है कि किसी दूसरे जगह या उसी बैंक में या दूसरे बैंक में जाकर के हम उससे उतना रुपया ले सकते हैं, ठीक है। और एक निश्चित समय बाद जो है बैंक ड्राफ्ट को लौटाया भी जाता है। यात्री चेक क्या होता है? यह यात्रियों के लिए सुविधा है, जैसा कि लिखा हुआ यात्री चेक। कुछ पैसा हम बैंक में जमा कराएंगे और उसके बदले में हमसे बैंक के द्वारा एक चेक दिया जाएगा, जिसका उपयोग हम यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर रुकने के लिए, घूमने के लिए कर सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? बहुत सारे जगह पर देखते हैं हम। प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ होता है उस पे लोन के बारे में सारा डिटेल होता है, जमानत के तौर पर जो दिया गया है उसका डिटेल होता है। साथ ही साथ ये भी बताया हुआ होता है कि यह जो है लोन और जमानत तौर पर जो सामान है, अगर एक निश्चित अवधि के बाद नहीं दिया जाएगा तो वो उसकी नीलामी करके उसकी वसूली कर सकता है। तो इसे प्रतिज्ञा पत्र होता है कि जैसे हम 10,000 रुपये लिए हैं, इतना दिन के बाद इस धन को लौटा देंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। ये हुआ कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय।